Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज का जो सेशन रहेगा अपना वो रहेगा निमहांस के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को लेके, जहाँ पर हम जो उनमें से जो सिलेक्टेड एमसीक्यूज है वो हम यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे और जो हमें लगता है कि वो उस टॉपिक यहाँ पे वापस से आपको पूछा जा सकता है, उस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे और जो उस टॉपिक में से अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, निमहांस के लिए स्पेशल जो भी आपका नियर बाय एग्जाम सबसे पहले निमांस है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू उसके सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, द क्लाइंट प्रेजेंट्स विथ सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग। क्लाइंट को क्या हो रही है, सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है। 16 डायरियल स्टूल ए डे, पर डे उसको क्या हो रहा है, 16 टाइम पे उसको डायरिया हो रहा है। सीवियर एब्डोमिनल पेन भी है उसको। टेनेस्मस एंड डिहाइड्रेशन, टेनेस्मस भी है और साथ में जब इतनी ब्लीडिंग डायरियल एपिसोड्स आएंगे तो क्लाइंट को क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। तो इन सब सिम्टम्स के साथ में जो क्लाइंट्स है वो आपके सामने आया है। बिकॉज ऑफ दिस सिम्टम द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर विच अदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ डिजीज। अब ये सिम्टम्स को देख के जो है वो नर्स क्या हो रही है, अलर्ट हो रही है कि इन सब सिम्टम्स के साथ में और उसको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है कि जिसमें इस प्रकार के सिम्टम्स भी देखने को मिले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आंसर क्या है, ऑप्शन में देख लेते हैं पहले, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस या फिर पेरिटोनाइटिस। क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग के साथ में डायरिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है और देखिए एक यहाँ पे टर्म यूज हुई है टेनेस्मस। तो टेनेस्मस का मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले अपन देखते हैं टेनेस्मस का मीनिंग क्या होगा। तो देखिए टेनेस्मस हम कहेंगे पेनफुल स्पाज्म ऑफ एनल स्पिंक्टर along with urgent desire to defecate। इसे हम क्या कहेंगे, टेनेस्मस। इसमें क्या हो रहा है, देखिए क्लाइंट को एब्डोमिनल पेन हो रहा है, साथ में मतलब यहाँ पर भी क्या है, पेनफुल स्पाज्म आएंगे, कॉन्ट्रेक्शंस आएंगे। कहाँ पर आएंगे, तो एनल स्पिंक्चर के पास में आएंगे, क्योंकि वहां पे क्या रहती है, स्मूथ मसल्स रहती है। ठीक है, इस वजह से वहां पे ज्यादा पेनफुल कॉन्ट्रेक्शन आएंगे, स्पाज्म आएंगे, साथ में उसको डिजायर आएगी उसको डिफिकेट करने के लिए। ये होता है क्या, टेनेस्मस। इसी के सिमिलर ही एक और टर्म होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, बॉर्बोरिग्मी। बॉर्बोरिग्मी का क्या मीनिंग होता है, इसके अंदर क्या होता है, रंबलिंग एंड गर्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है एब्डोमेन में। ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैसेस। इसकी वजह से जो है वो दोनों टर्म यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो नोट्स भी आप बना सकते हो साथ साथ में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टर्म भी बार बार पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। अब देखिए इतने सारे साइन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा अपना करेक्ट, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इस प्रकार की जो कंडीशंस है वो जो है हमें देखने को मिलती है। तो देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस और कॉन्स डिजीज जो दोनों से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अपने जीआई सिस्टम से रिलेटेड, बाकी बाकी चारों ही अपनी जीआई सिस्टम से रिलेटेड है, मगर ज्यादा एमसीक्यू जो बनते हैं वो अगर अल्सरेटिव कॉन्स डिजीज इन्फ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम से अगर बनते हैं तो इन दोनों डिजीज से ही बनते हैं। शॉर्ट के अंदर इनका रिव्यू करेंगे ताकि
अगर इनसे नेक्स्ट निमांस वापस इससे अगर एमसीक्यू पूछे, ठीक है, आपके अपकमिंग एग्जाम्स में इनसे एमसीक्यू बनते हैं, तो अपन शॉर्ट के अंदर एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसका। तो देखिए ये जो दोनों डिजीज है अपने पास में, ये किसका पार्ट होती है, कौन सी कंडीशन में हमें पढ़ाई जाती है, तो ये होता है इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। इसके अंदर जो है वो मेनली दो डिजीज हमें पढ़ाई जाती है। एक होती है रीजनल एंट्राइटिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉन्स डिजीज। सेकंड जो होती है, अपन केवल मेन डिजीज के बारे में देखेंगे, एमसीक्यू जो बने हुए हैं वही पढ़ेंगे अपन। सेकंड जो होती है वो होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब देखिए इनमें जो है अपन यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हुए अपन इसको पढ़ेंगे सब, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कॉन्स डिजीज को। तो देखिए एमसीक्यू नंबर 1, जहां से एमसीक्यू बना हुआ है, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट, रीजनल एंट्राइटिस या फिर कॉन्स डिजीज के अंदर मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, इलियम। ठीक है, इलियम के बाद में अगर पूछे तो क्या, कॉलर। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट, फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या जाएगा, आपका आंसर क्या जाएगा, इलियम जाएगा। सेकंड एमसीक्यू इसी पॉइंट से, इसके अंदर जो लीजन बनते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो अल्सर का फॉर्मेशन होता है, वो यहां पर कंटिन्यू नहीं होते हैं, नॉट कंटिन्यूअस। इस वजह से इसके अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, कोबल स्टोन अल्सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा रहता है, डायरेक्ट पूछते हैं कि कोबल स्टोन अल्सर जो है वो कौन सी डिजीज कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोबल स्टोन अल्सर बोल दो या फिर कोबल स्टोन आप बोल दो यहाँ पे अपीयरेंस। थर्ड वन एमसीक्यू जो बनेगा यहां से वो बनेगा रेक्टल इन्वॉल्वमेंट। रेक्टल इन्वॉल्वमेंट जो है यहाँ पर क्या होता है, लेस होता है, और यहाँ पर ब्लीडिंग भी जो है वो कम देखने को मिलती है कंपेरेटिवली अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो मतलब आपसे एमसीक्यू में पूछा गया था कि ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, ठीक है, डायरिया भी हो रहा है, तो वो ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो किस में आएगा, आपका आंसर क्या करेक्ट हुआ था, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके बारे में भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से, वो बनेगा अल्सरेट जो रीजनल एंट्राइटिस है, कौन सी डिजीज है, इससे जो है रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर इंक्रीज्ड। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन से प्रकार की डिजीज से कॉलन कैंसर की रिस्क इंक्रीज होती है, तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, क्रॉन्स डिजीज से या फिर रीजनल एंट्राइटिस। तो ठीक है, तो इससे 4 एमसीक्यूज अपने प्रिपेयर होते हैं। अब 4 एमसीक्यूज यहीं से अपन अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में भी देखेंगे। फर्स्ट वन एमसीक्यू सेम, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, रेक्टम। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट कौन सा रहता है, रेक्टम। और रेक्टम के बाद में ये जो है वो कंटिन्यूसली असेंडिंग पैटर्न के अंदर, असेंडिंग पैटर्न के अंदर ये रेक्टम के बाद में ऊपर ये कंप्लीट यहाँ पे सिग्मोइड कॉलोन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह को कंप्लीटली ये जो है वो कंटामिनेटेड या फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। मगर मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट पूछे आपसे तो वो क्या होगा, रेक्टम। इसलिए आपको एमसीक्यू में बताया गया था क्या, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है उसको। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी की बात करते हैं। इसके अंदर जो है वो लीजन जो है वो कंटिन्यूस बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, रेक्टल इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्लीडिंग। एंड ब्लीडिंग एंड डायरिया यहाँ पे क्या होता है, कॉमनली देखने को मिलता है इस डिजीज कंडीशन के अंदर। तो आपको सारे साइन सिम्टम्स है जो यहाँ पे शॉर्ट के अंदर समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज जो आपको एमसीक्यू में देखने को मिला था। लास्ट यहाँ पे रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर कंपेरेटिवली यहाँ पे क्रॉन्स डिजीज के यहाँ पे कम मिलेगी अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। तो ये हो गया शॉर्ट रिव्यू दोनों डिजीज कंडीशन के अंदर, किसका यहाँ पे पार्ट है, इन्फ्लामेटरी
बोवेल डिजीज का ये पार्ट होता है। अब देखो मैनेज किस प्रकार से करोगे, डाइट किस प्रकार से होनी है, इसके बारे में भी पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट एमसीक्यू कि यहाँ पर जो है वो डाइट क्या दोगे आप अगर किसी पेशेंट को जो है वो इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज है। डाइट किसकी बता रहा हूँ, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज की बता रहा हूँ। तो इस कंडीशन में डाइट उसको क्या देनी है, तो डाइट में देख लीजिए, लो रेसिड्यू डाइट देनी है, हाई प्रोटीन हो डाइट में, हाई कैलोरी हो, इसके साथ में सप्लीमेंट्री विटामिन भी देना है। तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट एमसीक्यू है, पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो इसलिए जो है अपन यहाँ पे प्रीवियस एमसीक्यू में आपको यहाँ पे लिखवा लिखवा कर भी बता रहा हूँ, जो मैं एमसीक्यू फॉर्म में नहीं बना सकता उनको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ड्रग पूछ ले तो आप क्या दोगे, सल्फासालाजिन। एमसीक्यू बना हुआ है इसका, इसलिए डायरेक्ट मैं इसी को ही लिखा हुआ रहा हूँ क्योंकि यहीं से एमसीक्यू बनता है। ड्रग कौन सी प्रोवाइड करते हैं इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज के अंदर, तो सल्फासालाजिन ड्रग। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप दे सकते हो अमाइनो साइलिसैलेट। ये दोनों ही ड्रग यहाँ पे जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बाकी जैसे एंटी डायरियल मेडिकेशन भी दे सकते हो क्योंकि डायरिया होता है। इस प्रकार से अपन सिम्टोमेटिक यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था अपने रिलेटेड टू अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड रीजनल एंट्राइटिस, और अपने जो दोनों टर्म यहाँ पे इनसे भी जो है वो एमसीक्यू बना हुआ है। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया अपना, अल्सरेटिव कोलाइटिस। बाकी डायवर्टिकुलाइटिस, पेरिटोनाइटिस में पेरिटोनाइटिस में आपकी जो पेरिटोनियम कैविटी है उसकी जो मेम्ब्रेन रहती है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है। डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर डायवर्टिकुला का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, फिर इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है, वहां पर देखने को मिलता है। तो ये दोनों डिजीज जो है वो जो मैंने अभी आपको समझाया है इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं जो हमने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। A nurse is performing CPR on an adult patient. Adult patient के लिए नर्स क्या कर रही है, CPR परफॉर्म कर रही है। When performing chest compression, जब वो chest compression परफॉर्म कर रही है, the nurse understand the correct hand placement is located over there, ठीक है। तो नर्स को क्या करना है, एडल्ट पेशेंट को CPR देना है। जब वो चेस्ट कंप्रेशन कर रही होती है तो वो उसको अंडरस्टैंड होता है कि सीपीआर करने के टाइम पे करेक्ट प्लेसमेंट क्या रहेगा हैंड का, ठीक है, कहाँ पर अपन चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, कौन सी जगह पे करना है। तो इसके रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यू पूछा गया है। सीपीआर जो टॉपिक है वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको क्या करना है, खुद से भी इस टॉपिक को पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा आपको लगता है कि और अभी एमसीक्यूज वगैरह और इसके अंदर आए हुए हैं तो आपको भी एक बार इसके अंदर देख लेना है। देखिए रेशनल्स क्या है, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, या फिर लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के ऊपर हम क्या करते हैं, प्लेसमेंट रखते हैं अपने हैंड का। तो अब अपर हाफ में रखेंगे, लोअर हाफ में रखेंगे, या फिर अपर थर्ड में, लोअर थर्ड में, क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पर। तो देखिए सीपीआर जो है अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सीपीआर क्या कहते हैं इसको अपन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है क्लाइंट वगैरह को, सबसे पहले क्या देखना है, उसका अनरेस्पॉन्सिव जो सेफ्टी देखनी है, रेस्पॉन्स देखना है क्लाइंट के, इस प्रकार से। उसके बाद में जो है वो एडल्ट है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल फॉर हेल्प कर सकते हो, फिर आपको सीपीआर देना है। बच्चा है तो आपको पहले एक साइकिल सीपीआर का देना होता है, उसके बाद में कॉल फॉर हेल्प वगैरह आपको करना होता है, ठीक है। इस प्रकार की गाइडलाइन वगैरह होती है, मगर यहाँ पे एमसीक्यू आपका इस प्रकार का नहीं पूछा गया, जनरल सीपीआर से आपका एमसीक्यू बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इससे क्या पूछते हैं, सीक्वेंस पूछते हैं इसकी। सीपीआर की सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, CAB, ठीक है। CAB क्या रहती है, इसकी सीक्वेंस रहती है, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीथिंग। ये यहाँ पे क्या इसकी सीक्वेंस रहती है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो यहीं से बनेगा कि क्लाइंट की जो है वो पल्स जो है वो कितने टाइम तक जो है चेक करते हैं कि मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। अगर अनरेस्पॉन्सिवनेस है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग बच्चा है, इन्फेंट है, एडल्ट है, तो अलग अलग लोकेशन पे हम उनकी पल्स चेक करते हैं। तो कितना टाइम जो होना चाहिए, तो वो होता है 10 सेकेंड तक, पूछा हुआ है।
ठीक है, 10 सेकंड्स तक हमें क्या करना है, पल्स को पाल्पेट करना है। मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही तो इमीडिएटली सीपीआर जो है स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है यहीं से, कंप्रेशन रेट कितनी होनी चाहिए। सीपीआर देते टाइम कंप्रेशन रेट कितनी होनी चाहिए, तो 100 टू 120 बीट पर मिनट, ये क्या है, इसका कंप्रेशन रेट होनी चाहिए। और ये जो मैं एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू बने हुए हैं, उन्हें हम यहाँ पे थ्योरी के अंदर यहाँ पे वन लाइन के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या एमसीक्यू बनेगा इसका, कंप्रेशन डेप्थ। डेप्थ कितना रखेंगे, अपन जो कंप्रेस कर रहे हैं स्टेरनम को, उसका कितने अंदर से कंप्रेस करना है। तो इसके अंदर जो है वो 3 क्राइटेरिया आता है। एडल्ट एडल्ट के लिए कितना करेंगे, 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर तक। इसके बाद में जो है चिल्ड्रन आता है, चिल्ड्रन में कितना करते हैं, चिल्ड्रन में 1.5 टू 2 इंच तक जो हम यहाँ पे डेप्थ करते हैं। और जो इन्फेंट रहता है उससे जो है वो बार बार एमसीक्यू बनता है, क्योंकि एडल्ट और चिल्ड्रन का अपन नियर बाय सिमिलर रहता है। इन्फेंट का स्पेशली जो है वो 1.5 इंच तक ही अपन यहाँ पे करते हैं, या फिर आपको सेंटीमीटर में पूछे तो 4 सेंटीमीटर अराउंड यहाँ पे क्या करते हैं अपन, डेप्थ कंप्रेशन रखते हैं। तो ये हमने सबसे पहले बात किसकी कर ली, कंप्रेशन की कर ली यहाँ पे। अब देखिए सेकंड हम बात करते हैं एयरवे की। तो एयरवे से जो एमसीक्यू बनेगा वो बनेगा कि एयरवे को जो आपको क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है। तो कौन सी पोजीशन दोगे, तो अगर ट्रॉमा का केस है तो आप कौन सा दोगे, जो थ्रस्ट मैन्यूअर। जो थ्रस्ट मैन्यूअर का हम यहाँ पे यूज में लेंगे, ताकि उसके सर्वाइकल इंजरी वगैरह अगर हो रखी है तो और ज्यादा वो आगे ना बढ़े। ठीक है, अगर ट्रॉमा नहीं है तो आप नॉर्मल आप क्या दे सकते हो, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर। ये भी आप जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। कंप्रेशन की हम बात करें कि कितने कंप्रेशन देने हैं, तो देखिए 30:2 यहाँ पे रखना होता है। ठीक है, चाहे एक रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो एडल्ट के अंदर। और अगर पूछे इन्फेंट के अंदर, बच्चों के अंदर कितना रखना है, तो 30:2 अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तब, और 15:2 डबल रेस्क्यूअर है तब। ठीक है, 2 अगर रेस्क्यूअर है, सीपीआर देने वाले 2 जने हैं, तो कितना देना आपको, 15:2। और सिंगल रेस्क्यूअर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कितना देना होता है 15:2, सिंगल में 13:2। एमसीक्यू बने हुए यहाँ से। अब देखिए आपके बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन क्या रहेगी इसकी, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम यहाँ पे क्या रहेगा, अपना करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी सीपीआर देना होता है, सीपीआर के अंदर कहाँ पोजीशन रखते हैं, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम यहाँ पे अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि जब सीपीआर देते हैं तो एयरवे का जो टाइम है, अपन जो रेस्पिरेशन करवाते हैं, ब्रीथिंग करवाते हैं, वो कितने टाइम से करवाना होता है। तो देखिए एमसीक्यू बना हुआ है सीधा सीधा, तो वन ब्रीथ एवरी 6 to 8 सेकेंड्स। ठीक है, एक ब्रीथ आपको हर 6 to 8 सेकेंड से आपको एक ब्रीथ देनी है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट के अंदर कितनी जाएगी, 8 to 10 ब्रीथ यहाँ पे पर मिनट यहाँ पे अपन उसको पेशेंट को दे सकते हैं। यहीं से एक एमसीक्यू और बनता है, इन्फेंट एडल्ट और चिल्ड्रन का मैंने आपको बता दिया कंप्रेशन के बारे में कितना रखना है। सीधा सीधा एमसीक्यू बनता है। एक एमसीक्यू और आता है आजकल कि इन्फेंट में कितना रखना होता है कंप्रेशन। तो देखिए इन्फेंट में कितना रखना होता है, 3:1 का यहाँ पे कंप्रेशन होता है, और ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो यही सब चीजें हैं जो हमें सीखनी है। बार बार एग्जाम में इन्हीं सब में से एमसीक्यू बनता है। तो दूसरे एमसीक्यू का आपका आंसर क्या हो गया, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में हमें क्या करना है, प्लेसमेंट करना है, और आगे हमें फॉरवर्ड करना है कंप्लीट सीपीआर को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर ऑल एक्सेप्ट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम लेते हैं तो सभी उसके साइड इफेक्ट हैं एक को छोड़ के, इरेगुलर ब्लीडिंग का होना, हेडेक, वेनस थ्रोम्बोसिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो कौन सा साइड इफेक्ट जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का नहीं होता है, एक्सेप्ट में आपसे पूछा, तो क्या आंसर रहेगा। तो देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से ये जो है वो अवॉइड करती है प्रेगनेंसी को। चलिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओसीपी।
ओसीपी को या फिर अपन कह सकते हैं कंबाइंड पिल्स। इन दोनों नामों से जाना जाता है। इसको कंबाइंड पिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, कंबाइंड पिल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें दोनों रहती है, एस्ट्रोजन भी रहता है, प्रोजेस्टेरोन भी रहता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है, इसमें क्या आता है, एक आता है माला डी। माला डी में क्या होता है, सबसे पहले तो किसका एग्जाम्पल है, तो कंबाइंड ओरल पिल्स का एग्जाम्पल होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसके अंदर कितनी टेबलेट्स होती है, ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है। तो 21 टेब्स आती है इसके अंदर। 21 जो टेबलेट्स रहती है, इसके अलावा प्लस 7 ब्राउन टेबलेट्स। ठीक है, ब्राउन टेबलेट्स कौन सी होती है, और कुछ नहीं, इनमें क्या रहता है, आयरन रहता है। क्योंकि 21 डे के बाद में जब ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाली मिक्स की जो टेबलेट्स है वो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं, तो उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू हो जाता है। उस टाइम ब्लीडिंग होती है, तो फीमेल को क्या चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है। उस टाइम पीरियड के लिए ये 7 टेबलेट्स है जो काम करेगी। ठीक है, इसमें क्या रहता है, आयरन की कौन सी फॉर्म रहती है यहाँ पे, ये भी एमसीक्यू यहाँ से पूछा जा चुका है। तो फेरस फ्यूमारेट, फेरस फ्यूमारेट टेबलेट्स ये रहती है, सीधा सीधा एमसीक्यू पूछा जा चुका है। ये तो बात होगी माला डी की। स्कीम के बारे में पूछ ले, कौन सी स्कीम से ये कंटिन्यू की जाती है, तो सोशल मार्केटिंग स्कीम। इसको जो है एकदम लो कॉस्ट पे जो है वो सेल किया जाता है। ठीक है, लो कॉस्ट के ऊपर इसको जो है बेचा जाता है। इसी की सिमिलर एक और ड्रग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, माला एन। इसके अंदर कितनी टेबलेट्स आती है, वही 21 टेबलेट्स होती है, किसकी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंबाइंड ओरल पिल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर ही आती है, आता है ये टॉपिक। इसको जो है वो कैसे बेचते हैं, नो कॉस्ट से इसको जो है वो सेल किया जाता है, और ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनमें आता क्या है, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। माला एन और माला डी के अंदर क्या देखने को मिलता है, एथाइल एस्ट्रियोल। इसकी डोज पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो ये कितनी रहती है, 30 माइक्रोग्राम या फिर 0.03 mg। सेकंड, इनके अंदर और एक सब्सटेंस रहता है, केमिकल रहता है, या ड्रग ड्रग अपन कर सकते हैं, या फिर अपन कर सकते हैं हार्मोनल। हार्मोनल पिल्स होती है, एस्ट्रोजन क्या है, प्रोजेस्टेरोन क्या, दोनों हार्मोनल है। ठीक है, तो इसके अंदर सेकंड जो हार्मोन रहता है वो कौन सा रहता है, लीवोनोर्केस्ट्रोल। ये इसकी जो डोज कितनी रहती है इसमें, 0.15 mg ये इसके अंदर रहता है। अब देखिए इनके अलावा और क्या क्या एमसीक्यू पूछा जाता है। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, ये क्या करती है, डिक्रीज बॉडीज नेचुरल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब बॉडी के नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होंगे तो ये क्या होगा, इनहिबिट कर देगा, किसको, इनहिबिट ओवुलेशन को, और फाइनली जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और जब ओवुलेशन नहीं होगा, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एन ओवुलेशन। नेक्स्ट देखिए जो ओसीपी आती है, इसकी 3 फॉर्म आती है। एक आती है हाई डोज पिल्स, एक आती है लो डोज, एक आती है वेरी लो डोज। हाई डोज के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन जो कितना रहता है, मोर देन या फिर इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम तक रहता है। एमसीक्यू पूछा जा चुका है, हाई का और वेरी लो, हाई का और लो का पूछा था। तो लो डोज के अंदर कौन कौन से आता है, लेस देन 50 माइक्रोग्राम देखने को मिलता है। कौन सी, तो माला एन
और डी में हो गया। इसके अलावा वेरी लो आता है, उसके अंदर एस्ट्रोजन कितना रहता है, लेस देन 20 माइक्रोग्राम यहाँ पे रहता है। ये तो हो गया इसका कैटेगरी हाई डोज लो डोज इस प्रकार से। अब देखो जो ओसीपी हमने जो ली है ये करती क्या है बॉडी में जाके, क्या करती है, ओसीपी डिक्रीज नेचुरल एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब बॉडी के अंदर ओवरऑल जब एस्ट्रोजन की कमी देखने को मिलती है तो ये जो है कुछ डिजीज से हमें प्रिवेंट करती है। सो ओसीपी जो है क्या प्रिवेंट करती है, डिक्रीज करती है यूटेराइन फिब्रोइड को, सेकंड डिक्रीज एंडोमेट्रियोसिस। ये जो अपना एमसीक्यू बना है ना ये इसी टॉपिक में से बना है जो अभी अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी करंट में। पहले तो इसका ओवरव्यू था कौन कौन सी ड्रग होती है किस प्रकार से होती है, ठीक है। ओसीपी लेने के फायदे मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या कौन कौन सी डिजीज हमें बचाया जा सकता है। ओवेरियन सिस्ट की जो संभावना है उसको यहाँ पे डिक्रीज करती है। नेक्स्ट ओवेरियन कैंसर, ओसीपी जो क्या करती है ओवेरियन कैंसर को कम करती है, और यही आपसे एमसीक्यू में पूछा गया था। देखिए साइड इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आर ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बारे में पूछा तो इसमें क्या बताया गया है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। क्यों, ये अपना आंसर रहेगा क्योंकि ये क्या करती है डिक्रीज करती है। क्यों करती है, क्योंकि बॉडी के अंदर ओवरऑल एस्ट्रोजन की कमी होती है, तो एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से जो ओवेरियन रिस्क है कैंसर होने की वो भी यहाँ पे क्या हो रही है, कम होती है। बाकी इरेगुलर ब्लीडिंग करवाती है, हेडेक करवाती है, वेनस थ्रोम्बोसिस करवाती है, अभी अपन इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा अपन इसमें ओवरव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, थोड़ा हल्का हल्का इसके अंदर टच कर रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं घुस रहे हैं। तो ये वो इसके फायदे। अब देखिए ड्यू टू एनोवुलेशन, जब ओवुलेशन होगा ही नहीं, ये किसको ट्रीट करती है, यूज्ड इन ट्रीटिंग डिसमेनोरिया। ओसीपी जो है वो डिसमेनोरिया को ट्रीट करने में भी काम में आती है। अगर किसी के इरेगुलर साइकिल्स वगैरह है तो उनमें ये काम में ली जा सकती है, ठीक है। तो ओसीपी को जो है कब लेना चाहिए, डे 1 साइकिल स्टार्ट होने के डे 1 पे इसको शुरू करना है, ठीक है। एवरी डे जो है वो 1 पिल यहाँ पे कंज्यूम करनी चाहिए। टोटल कितनी पिल्स होती है इसके अंदर, 21 पिल्स होती है, ठीक है। जो अपने टोटल 21 डेज के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट होती है, या फिर अपन कर सकते हैं 3 वीक तक जो है वो कंप्लीट यहाँ पे ओसीपी हो जाती है। इसके बाद में जो है वापस से क्या आता है पेशेंट को, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है। ये इस प्रकार से काम करती है, इसलिए इसको डिस्मेनोरिया के अंदर भी काम में लिया जाता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से, इफ पिल इज फॉरगॉटन, अगर ओसीपी लेना भूल जाए कोई तो यहाँ से सीधा सीधा एमसीक्यू आया हुआ है। अगर कोई पेशेंट है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटिन्यू ले रहा था, सॉरी ले रही थी, तो उसके बारे में उससे क्या है कि जो भूल चुकी है अगर वो पेशेंट, तो देखिए क्या है, इफ 1 पिल फॉरगॉटन, अगर वो केवल एक ही डोज भूली है तो क्या करना है, ये एमसीक्यू बना हुआ है, टेक 2 पिल्स नेक्स्ट डे एट सेम टाइम। सीधा सीधा एमसीक्यू है, अगर केवल और केवल फीमेल जो है वो एक पिल्स को भूली है लेना, इंटेक करना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को, तो क्या करना है उसको नेक्स्ट डे 2 टेबलेट लेनी है सेम टाइम पे। नेक्स्ट अगर वो मोर देन 2 पिल्स से ज्यादा या फिर 2 पिल्स या फिर उससे ज्यादा पिल्स को भूल चुकी है लेना, तो इस टाइम इसके अंदर क्या करना है, टेक 2 पिल्स नेक्स्ट डे। ये एमसीक्यू है, डायरेक्ट पूछते हैं, टेक 2 पिल्स नेक्स्ट डे लेना है, और इसको बताना है कि आपको 1 वीक तक जो है बैरियर मेथड को यहाँ पे क्या करना है यूज में लेना है, ठीक है। तो दोनों तरीके से एमसीक्यू बने हुए हैं, नॉर्थ सेट वगैरह में एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है।
इसके बाद में जो है वो ओसीपी के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है, वेट गेन होता है पेशेंट को। ओसीपी साइड इफेक्ट में क्या होता है, पेशेंट का वेट गेन होता है, ठीक है। और साथ में वेट गेन क्यों होता है, क्योंकि पेशेंट की जो लिपिड प्रोफाइल होती है वो यहाँ पे क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो पेशेंट ओसीपी कंज्यूम करता है उसको क्या होता है, डिप्रेशन की कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे हाई देखने को मिलता है, ठीक है। और लीवर डिजीज भी जो है वो इंक्रीज होती है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को कंज्यूम करता है। तो नेक्स्ट देखिए, साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं। सेकंड, तो ये क्या कॉज करवा सकती है, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कॉज करती है, क्यों करती है, क्योंकि ओसीपी इंक्रीज क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्या करती है, क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन की रिस्क भी यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज होती है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। तो अपने एमसीक्यू में था, रेशनल में था कि वेनस थ्रोम्बोसिस करवाती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये वेनस थ्रोम्बोसिस करवाती है। नेक्स्ट देखिए, ये कौन कौन से कैंसर को इंक्रीज करती है। कैंसर से अपना एमसीक्यू था, ठीक है। उसमें अपना क्या था कि कौन से कैंसर को प्रिवेंट करती है, तो कौन से कैंसर को इंक्रीज करती है, तो सर्विक्स के कैंसर को, सर्विक्स कैंसर को इंक्रीज करती है, ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाती है रिस्क को, और लीवर कैंसर। ये यहाँ पे इसके 3 टाइप के कैंसर है जो इनको ये इंक्रीज करती है। इसी के साथ अपना ओसीपी का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाद में जैसे और भी पिल्स आती है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स आती है, जिसके अंदर इंजेक्शन भी लगता है। और डायरेक्ट प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फ्यूजन नहीं हो पाता है स्पर्म और ओवम का। तो देखिए, इस एमसीक्यू में अपना आंसर क्या रहेगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर को ये क्या करती है, कम करती है। कौन सी रिस्क को बढ़ाती है, सर्वाइकल कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है, लीवर डिजीज की। तो अगर कुछ किसी पेशेंट में अबनॉर्मलिटीज हो ब्रेस्ट को, सर्वाइकल को, लीवर को लेके, तो उनमें क्या करना है, इसको ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है। और किस किस को प्रिवेंट करती है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट होता है। एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक में से। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर। अगर हम ओआरएस सॉल्यूशन को एकदम फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कितने टाइम बाद में उसको जो है वो यूज नहीं करना है, 6 आवर, 4 आवर, 12 आवर, 24 आवर। तो ये एमसीक्यू सबको पता है। 24 आवर्स के बाद में जो है वो ओआरएस सॉल्यूशन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना होता है, उसको यूज में नहीं लेना है। टू डू परकशन एंड पोस्चुरल ड्रेनेज इन लंग्स ऑफ लंग्स इन ब्रोंकाइएक्टेसिस। ब्रोंकाइएक्टेसिस का एक पेशेंट है, उसके क्या करना है, पोस्चुरल ड्रेनेज करवाना है परकशन के साथ में। पेशेंट किसका है, ब्रोंकाइएक्टेसिस। व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट ए नर्स शुड यूज। तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट के लिए जो है वो नर्स कौन सी बॉडी पोजीशन को जो है वो यूज करेगी, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, डेक्यूबिटस पोजीशन, या फिर सेमी फॉलर पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन देंगे, तो देखिए, ब्रोंकाइटिस क्या होता है। तो ब्रोंकाइटिस में एक प्रकार से इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी। तो अपने जो लंग्स के जो ब्रोंकियल्स जो पार्ट रहता है, वहां पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से एक होता है, देखो, कंडीशन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। नॉर्मल इन्फ्लामेशन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। ये होता है एक्यूट भी होता है और क्रोनिक भी होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस इसमें मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि ब्रोंकाइटिस के बारे में पूछा है। अब जब क्या है कि बार बार जब इन्फ्लामेशन होता है, तो ये क्या होंगे, डैमेज होगा। डैमेज होने से इसमें क्या होंगे, परमानेंट, अपन कह सकते हैं परमानेंट। यहाँ पे क्या होगी, वाइडनिंग आ जाएगी, ठीक है। जो एयरवे है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के साथ साथ में यहाँ पे क्या भर जाएगा, इनमें होल्स में म्यूकस यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। और क्लाइंट को क्या होगी, कफिंग होगी। मगर क्या है, कफिंग के साथ में जो इस म्यूकस को हम ऐसे जनरली बाहर नहीं निकाल सकता लंग्स, क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। इस जो म्यूकस यहाँ पे ट्रैप्ड म्यूकस को फंसा होता है, इसे हम कौन सी मदद से हम बाहर निकालते हैं, इसे अपन बोलते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज से। और प्रोसीजर क्या रहता है, मेथड क्या रहता है, क्या करना होता है, इसके अंदर परकशन करना होता है।
ठीक है, एमसीक्यू है ये, ध्यान रखना। परकजन की प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको वाइब्रेशन पहुंचाते हैं अपन, ठीक है। वाइब्रेशन के साथ में जो है वो म्यूकस अपनी जगह से डिटेच होता है, फिर जो एयरवे के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, परकजन विद पोस्टीरियर ड्रेनेज विद परकजन। और जो इसके अंदर जो म्यूकस का जो कलर रहता है वो किस प्रकार का रहता है, ग्रेइश कलर, ठीक है, येलो ग्रे कलर। अब देखिए अपना आंसर जो करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर प्रोन पोजीशन, ठीक है। प्रोन पोजीशन देंगे पेशेंट को, फिर क्या होगा, पीछे से जो बैक साइड रहेगा अपना, वहां पर क्या करेंगे हम, परकजन करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक इक्विपमेंट भी आती है, ठीक है। उस इक्विपमेंट की वजह से क्या होता है, कंटिन्यूसली परकजन होता है पेशेंट का, और साथ में क्या होता है, फिर जो एयरवे के थ्रू वो जो म्यूकस वहां पे जो इकट्ठा हो रखा था वो एक्सपेल आउट हो जाता है यहाँ पे। बाकी सुपाइन डेक्यूबिटस सेमीफोलर में ये ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं होता है जितना प्रोन पोजिशन में ये होता है। मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, एचआईवी के लिए मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, सेक्सुअल, ब्लड प्रोडक्ट, नीडल, सिरिंज और मदर टू फीटस, ठीक है। मदर फीटस की मदर से, सेक्सुअल रूट से, ब्लड प्रोडक्ट से, या फिर नीडल, सिरिंज। तो मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पूछा गया है, तो आंसर क्या जाएगा, बिना सोचे आपको जो क्या करना है, ब्लड प्रोडक्ट पे आपको आंसर सेलेक्ट करना है आपका, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो इसी रूट से जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ब्लड प्रोडक्ट के एचआईवी जो है वो ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, nurse observe that the finger of the casted forearm patient with fracture ulna are pale। नर्स क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है फिंगर्स को, क्यों, क्योंकि वहां पे अल्ना का फ्रैक्चर हुआ था और उसको क्या लगाया गया, पेशेंट को फोर आर्म पे कास्ट लगाया गया है, पीओपी लगाया गया है। अभी जब अल्ना वो ऑब्जर्व किया तो वो कैसी है, जो फिंगर्स कैसी हो रखी है, पेल हो रखी है, कूल है। फिंगर्स पे जब हम नेल ब्लड प्रेशर हमने देखा तो उसमें क्या, कैपिलरी रिफिल जो टाइम है वो भी क्या है, डिलेड है। सी हैज टू इंटरप्रेट इट एज, तो अब वो जो इस कंडीशंस को जो है वो क्या इंटरप्रेट करेगी, क्या समझेगी। सिंपल सा एमसीक्यू है, समझ में आ गया होगा आप सभी के, कि भाई फ्रैक्चर हुआ था, कास्ट लगाया था, कास्ट लगाने के बाद में फिंगर्स कैसी होगी, उसकी पैल होगी, कूल होगी, और यहाँ पे कैपिलरी रिफिलिंग टाइम भी उसका क्या हो गया, कम हो गया जितना होना चाहिए। और अब नर्स जो है वो इसको क्या समझेगी, उसको क्या हो रहा है पेशेंट को। नर्व इंपेयरमेंट इज डूइंग इन द फिंगर, के फिंगर्स के अंदर नर्व इंपेयरमेंट हो रहा है। एट्रियल सप्लाई, एट्रियल ब्लड सप्लाई टू द फिंगर्स इज रिड्यूस, फिंगर की जो है वो एट्रियल ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है। नॉर्मल फाइंडिंग है, या फिर वेनस स्टेसिस अकरिंग इन द फिंगर। तो इस एमसीक्यू में आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए ये जो यहाँ पे जब आप फोरआर्म पे कास्ट लगाते हो तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि एक सिंड्रोम हो सकता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं जिसके अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई जो है वो जो पार्ट की क्या होती है, डिस्टर्ब होती है सबसे पहले, जिससे जो पैलर पैरास्थेसिया जो पेन वगैरह वो सारी कंडीशन यहाँ पे साइन सिम्टम्स हमें यहाँ पे शो होते हैं। तो अब इसके अंदर हमारा आंसर भी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एट्रियल ब्लड सप्लाई टू द फिंगर इज रिड्यूस, फिंगर की यहाँ पे क्या हो रही है, एट्रियल ब्लड सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से उसके पास में ऑक्सीजन ब्लड नहीं जाएगा, तो आपका जो फिंगर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, पेल हो जाएगा। ब्लड सप्लाई जब डिक्रीज होती है तो बॉडी कैसी होती है, कूल होती है, साथ साथ में ब्लड सप्लाई टाइमली नहीं जाएगी तो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। द ड्रग दैट इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड इज, ऐसी कौन सी ड्रग है जो इंक्रीज करती है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, ठीक है, लंबे टाइम तक सिस्टोलिक डायस्टोलिक के प्रेशर को इंक्रीज करके रखे, ऐसी कौन सी ड्रग है, डोपामिन, एफेड्रिन, एपिनेफ्रिन, या फिर डोबुटामाइन। क्या रहेगा आंसर, डोपामिन, एफेड्रिन, एपिनेफ्रिन, डोब्यूटामाइन। तो देखिए ऐसी ड्रग जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को दोनों को ही लंबे टाइम तक जो है वो इंक्रीज करके रखे, ऐसी ड्रग जो होती है वो है एफेड्रिन, ठीक है। एमसीक्यू पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना, एफेड्रिन ड्रग होती है ये जो
सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करके रखती है, बढ़ा के रखती है, ठीक है। कब काम में लिया जाता है? तो इसको काम में लेते हैं पेरी ऑपरेटिवली, ठीक है। स्पेशली सर्जरीज वगैरह के अंदर इसको काम में लिया जाता था पहले, अभी करंटली इतना एक्टिव नहीं रहती है, ठीक है, काफी कम यूज में आती है ये, ठीक है। मगर ये जो है वो लंबे टाइम तक सिस्टोलिक डायस्टोलिक को बढ़ाती है। तो ये ट्रीट किसको करेगी? ट्रीट हाइपोटेंशन, ट्रीट हाइपोटेंशन पेरी ऑपरेटिवली, ठीक है। पेरी ऑपरेटिवली अगर हाइपोटेंशन है किसी पेशेंट को और उसकी सर्जरीज करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको एफेड्रिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे क्या होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों के यहाँ पे बीपी जो है वो मैनेज हो जाती है या फिर इंक्रीज रहती है, ताकि सर्जरीज वगैरह करवानी हो या फिर कुछ और उसका मेंटेन करके रखना हो ब्लड प्रेशर, तो उसके लिए काम में ली जाती है। अगर यहाँ पे सीवियर लॉस हो रहा है तो आप एफेड्रिन लगाओगे तो वो मैनेज हो जाएगा ब्लड प्रेशर उसका, और लंबे टाइम तक मैनेज रहता है। इसके लिए आंसर क्या रहेगा अपना? एफेड्रिन। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है इसी से, एक्शन किस प्रकार का रहता है इसका? एक्शन किस प्रकार से रहता है? तो ये होती है सिम्पैथोमिमेटिक। सिम्पैथोमिमेटिक एक्शन करती है, या फिर आप कह सकते हो सिम्पैथोमिमेटिक क्लास ऑफ ड्रग होती है ये, जो क्या करती है, एल्फा एंड बेटा एडनर्जिक एगोनिस्ट होती है ये, ठीक है। क्या करती है? अल्फा एंड बीटा एडनर्जिक रिसेप्टर्स के क्या होती है? एगोनिस्ट होती है। एगोनिस्ट का मतलब वर्क को बढ़ाने वाले, एंटागोनिस्ट मतलब वर्क को कम करने वाले, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अपना? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। A major goal for the client during first 48 hour after a severe burn is to prevent hypovolemic shock। एक मेजर गोल है क्लाइंट के लिए ड्यूरिंग फर्स्ट 48 आवर आफ्टर, कि सीवियर बर्न होता है तो उसके लिए फर्स्ट 48 आवर के अंदर हमारा मेजर गोल क्या रहता है कि उसको बचाया जा सके, किससे? हाइपोवोलेमिक शॉक से। क्योंकि अगर जल्दी में डेथ होती है, फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर डेथ होती है, तो उसका रीजन भी क्या रहता है? हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से डेथ होती है, ठीक है। हमें क्या करना है? मेजर गोल भी हमारा क्या है? उसको प्रिवेंट कर सके, किसके लिए? हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट फूड फ्लूइड बैलेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज। अब देखो हमने क्या किया, 48 आवर्स के लिए हमने फ्लूइड थेरेपी उसको प्रोवाइड की। अब आपसे पूछा है कि उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब जो 48 आवर्स का पीरियड है, वहां पर आपको ऐसा क्या इंडिकेशन मिलेगा जिससे आपको देख के पता लगेगा कि पेशेंट का जो फ्लूइड स्टेटस है वो एडिकेट है? एलिवेटेड हीमेटोक्रिट लेवल, पेशेंट का जो हीमेटोक्रिट लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को, यूरिन आउटपुट ऑफ 30 to 50 ml पर आवर, चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर एस्टिमेट ऑफ फ्लूइड लॉस थ्रो बर्न एस्कार। जो एस्कार जो बना है उससे जो है वो फ्लूइड लॉस को अपन यहाँ पे एस्टिमेट करके हमें पता लगाएंगे, या फिर एलिवेटेड हीमेटोक्रिट लेवल को देख के, या फिर यूरिन आउटपुट को 30 to 50 ml पर आवर को देखते हुए, या फिर चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? काफी अच्छा एमसीक्यू है। बर्न का टॉपिक आपसे पूछ रहा था एग्जाम के अंदर, तो आपको खुद से प्रिपेयर होकर जाना है बर्न के टॉपिक के लिए, ठीक है। चारों जो हर डिग्री के बर्न को हमें देखना है, इसका फॉर्मेशन कौन सी डिग्री में होता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन कौन सी डिग्री में होता है, कौन से बर्न को हम पेनलेस बर्न कहते हैं, ये सब प्रकार के एमसीक्यू जो है वो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं कि आप जो है वो एग्जाम देने जा रहे हो उसमें ना पूछे तो किसी में नहीं पूछेंगे। बर्न का टॉपिक ही ऐसा है, इमरजेंसी टॉपिक है। इमरजेंसीज के अंदर पेशेंट आते हैं, बर्न होकर डायरेक्ट इमरजेंसी में आते हैं, तो वहां पर ये सब जो है वो पार्कलैंड फॉर्मूला आपको पढ़ना है, किस प्रकार से बर्न कैलकुलेट करते हैं वो आपको देखना है। रूल ऑफ 5, रूल ऑफ 9 वगैरह ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन समझनी होती है, और लर्न भी रहनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है बेस्ट इंडिकेटर, तो बेस्ट इंडिकेटर हमेशा क्या रहता है बर्न के केस के अंदर? यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट अगर एडिक्वेट आ रहा है, एडिक्वेट कितना? 30 to 50 ml पर आवर, ये क्या है? एडिक्वेट यूरिन आउटपुट होता है। तो जब एडिक्वेट यूरिन आउटपुट हो रहा है तो हमें ये समझना है कि पेशेंट का जो फ्लूइड स्टेटस है वो अभी मेंटेन्ड हो रहा है, और यही आपका एक प्रकार से बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में जैसे हमने प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज के बारे में काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमने सोल्व किए हैं, साथ में उनके टॉपिक डिस्कशन भी किए हैं।
क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको जो है वो इसी प्रकार से आपको आगे क्लासेस चाहिए, ठीक है? तो मैं उसके अकॉर्डिंग आगे क्लासेस कंटिन्यू रख लूँगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।